Hello everyone, I am CA Rishabh Saxena, practicing chartered accountant. As this is the month of July and you all know that the last date of filing tax return is approaching, which is 31st of July for most of the individuals. So I am जो भी आजकल क्लाइंट्स आ रहे हैं, कई सारी कॉमन प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, कई सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो सोचा कि इन सारे क्वेश्चंस को इन फॉर्म ऑफ वीडियो डिस्कस करूं विद पीपल एट लार्ज so that many people can get benefited through it. So friends, पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि who is required to file the income tax return first of all. देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. पहले हम एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि लॉ क्या कहता है और फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव भी आपको बताता हूँ इसमें. सबसे पहले एज पर लॉ आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है अंडर सेक्शन 139 तब जब आपकी टोटल इनकम एक साल में पार कर रही है मिनिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स. मिनिमम इनकम चार्जेबल टू टैक्स का मतलब होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स तीन कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर देंगे. सो पहली कैटेगरी है सुपर सीनियर सिटीजन्स, सेकेंड कैटेगरी इज सीनियर सिटीजन्स एंड थर्ड कैटेगरी इज अदर देन दीज टू. तो सुपर सीनियर सिटीजन्स आर द पीपल ओवर एंड अबव द एज ऑफ 80, सीनियर सिटीजन्स 60 एंड अबव एंड बाकी लोग इसके अलावा. सबसे पहले सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में जो बेसिक टैक्स स्लैब है दैट इज़ 5 लाख रुपीज़. 5 लाख रुपीज़ से इनकम अगर एक भी रुपये ज़्यादा होती है तो एज पर लॉ उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है. नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन्स के केस में जो टैक्स लिमिट है दैट इज़ 3 लाख रुपीज़. अगर 3 लाख रुपीज़ से इनकम एक्सीड करती है तो उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. तीसरी कैटेगरी जो कि इन दोनों कैटेगरीज के अलावा हैं उनमें बाकी सारे इंडिविजुअल्स फॉल करेंगे और उनके लिए लिमिट है 2.5 लाख रुपीज़. यानी 2.5 लाख रुपीज़ से ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है. इसमें आपको मैं एक मिथ भी बस्ट कर देता हूँ. कई सारे लोगों को ये लगता है कि 2.5 लाख रुपए से इनकम तो मेरी ऊपर है पर सर मेरी इनकम पे कोई टैक्सेस नहीं बनते क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जेम्पशंस हैं, लाइक 87 एज की रिबेट है तो मेरी इनकम 5 लाख से तो नीचे है, तो क्या मैं रिटर्न फाइल ना करूँ तो चलेगा? देखिए चलेगा तब तक जब तक आपको कोई नोटिस इशू नहीं होता, पर क्योंकि लीगली आप रिटर्न फाइल करने के लिए बाउंड हैं क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम थी वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर थी, तो यहाँ पर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. ये तो हो गया लीगल एस्पेक्ट. अब हम बात करते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है. देखिए मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है और मुझसे पूछता है तो मैं तो उसको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपको हर साल अपनी रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए. रिटर्न फाइलिंग रेगुलर रहनी चाहिए फॉर अ रीज़न कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन केस आपको कभी भी कोई लोन चाहिए हो, आपको कोई वीज़ा अप्लाई करना हो. इन जगहों पर इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रेजेंट करना मैंडेटरी है. आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देगा अगर आप अपनी पिछली 3 रिटर्न्स उसके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तो इसलिए मेरी एडवाइस हमेशा आप सबसे भी होगी कि आप अपनी रिटर्न ज़रूर फाइल करें. साल में एक ही बार किया जाने वाला प्रोसीजर है विच इज़ नॉट कम्बरसम एट ऑल, और आप हमेशा किसी भी टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद तो ले ही सकते हैं. अब दूसरा बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों की तरफ से कि सर मेरी रिटर्न में ना मैं कौन कौन सी इनकम इंक्लूड कर सकता हूँ. तो देखिए आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कौन सी इनकम इंक्लूड कर सकते हो. एज़ पर लॉ आपको अपनी सारी इनकम्स को अपनी ITR में डिस्क्लोज करना ही है, राइट. तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको अपनी सैलरी ज़रूर से डिस्क्लोज करनी है फॉर श्योर, जो कि आप अपने फॉर्म 16 से या 26 AS से डाल सकते हैं. आपकी सैलरी स्लिप से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वो इंक्लूड कर सकते हैं. दूसरा, आपको सारी अक्रूड इनकम्स, जब मैं अक्रूड इनकम्स की बात करता हूँ, देखिए बहुत कॉमन है इंडिया में, हर कोई अपनी सेविंग्स मोस्टली FDR के फॉर्म्स में रखना पसंद करता है क्योंकि वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ गुड. तो ऐसे केसेस में FDRs पे हमेशा इंटरेस्ट आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है. ऐसा हमेशा तो नहीं होता पर यूजुअली लोग यही ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कि वो मैच्योरिटी पे अपना सारा इंटरेस्ट अलॉन्ग विद प्रिंसिपल लेना चाहते हैं. तो इस केस में ऐसा नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट आखिरी ही दिन पे आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा. वो इंटरेस्ट ओवर द पीरियड अक्रू होता है. जितने सालों की आपने FD ली है उतने सालों तक वो हर क्वार्टर इनफैक्ट अक्रू होता रहेगा और आपकी जो FDR की वैल्यू है उसमें ऐड ऑन होता रहेगा. तो आपको ज़रूरी है कि आपके साल के एंड में आपका टोटल कितना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, आप उसके लिए अपने बैंक से फॉर्म 16A ज़रूर मांगें
और उसमें जो इंटरेस्ट अक्रूड दिख रहा है उसको ज़रूर से अपनी रिटर्न में इंक्लूड करें। दूसरा, आपको अपने आजकल खासकर जब से मैंने देखा है कोविड के बाद से लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन इज़ डीलिंग इनटू इट। आप सभी के भी मुझे लगता है मोस्टली जो लोग वीडियो देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स होंगे, तो आप भी ट्रेड करते होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आपको अगर आपने साल में कोई भी सिक्योरिटी खरीदी है, या आपने इस साल से पहले भी हो सकता है कोई सिक्योरिटीज़ खरीदी हो, पर आपने अगर इस साल में कोई भी सिक्योरिटी बेची है तो उस पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको उस पर लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा। इन बोथ द केसेस यू शुड एंड मस्ट रिपोर्ट ऑल दी सच ट्रांजेक्शन्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर सिक्योरिटीज़ बेची हैं। देखिए, इसमें अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है, यानी कि आपने महंगे भाव पे पहले शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को खरीदा था, इस साल सस्ते भाव में बेच दिया है, आपने लॉस बुक किया है, तो आपको ऐसे कैपिटल लॉस को अपनी रिटर्न में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि अगर आपको शेयर्स पर कभी भी कैपिटल लॉसेस होते हैं, यानी कि आप करंट ईयर में अगर अपने लॉसेस को बुक कर रहे हैं, तो आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में ले जाएंगे और आप इनको अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड जब मैं बोलता हूं तो इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए अगले साल आपने कुछ शेयर्स बेचे और उन पे कुछ प्रॉफिट हो गया। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने पिछले साल में 1 लाख रुपए का लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया था और अगले साल आपको लेट्स सपोज 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो आप जो पिछले साल का 1 लाख का लॉस था उसे पहले सेट ऑफ करेंगे, फिर रिमेनिंग 50,000 पर आप टैक्सेस पे करेंगे। इसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्योंकि कैपिटल गेन एक बहुत वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ है, तो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो इस पे एक सेपरेट वीडियो हम ज़रूर से आपके लिए क्रिएट कर देंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, आज की वीडियो ज़्यादातर सैलरी सेंट्रिक होने वाली है, ऐसे एसएससीज के ऊपर सेंटर्ड है जिनकी मेजर इनकम सैलरी से होती है। तो ऐसे केसेस में मैंने देखा है एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन और बड़ी कॉमन कन्फ्यूजन होती है HRA को लेके। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? देखिए, आपकी सैलरी टोटल है वो कई सारे छोटे छोटे अलाउंसेस को मिलकर एक बड़ा सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। आपने कभी अपनी पे स्लिप दिखी होगी तो उसमें पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बायफिकेटेड होता है, जिसमें बेसिक सैलरी, DA विच इज़ डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो कंपनी बायफिकेट करके रखती है और उसी सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पे स्लिप्स दी जाती हैं। तो जो आपका HRA कंपोनेंट है उसकी आपको डिडक्शन फॉर श्योर मिलती है अंडर सेक्शन 1013A, पर इस डिडक्शन को इस डिडक्शन के पीछे कई सारी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। इस डिडक्शन को कैसे लेना है, देखिए, जो सेक्शन 1013A बात करता है वो आपको 3 अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। पहले तो आपको वो 3 अमाउंट्स को कैलकुलेट करना होगा और उन अमाउंट्स में से जो भी मिनिमम होगी वो आपको एज HRA डिडक्शन मिल जाएगी। अब 3 अमाउंट्स में से हम सबसे पहले अमाउंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ 40 और 50% ऑफ योर सैलरी। सैलरी हियर मीन्स बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस ओनली। यहाँ पर मैंने जो 40 और 50% की बात की, इसमें से 50% आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंगलोर। 40% अदर देन ऑल दी मेट्रो सिटीज़। नाउ द सेकेंड अमाउंट इज़ एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो भी आपने HRA साल में रिसीव किया उसके बारे में। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ actual rent paid minus 10% of salary. Here again salary will include only basic and DA. ये जो टोटल HRA की कैलकुलेशन है, इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी आपको इसका कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उस पर जाके अपना HRA कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब HRA पे ही एक बड़ा ही कॉमन और सबके दिमाग में बड़ी कन्फ्यूजन है। मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं ये क्वेश्चन तो मुझसे ज़रूर पूछते हैं। उनका सवाल ये होता है, जिस दिन वो अपना घर खरीद लेते हैं जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, वो मुझसे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ये पूछते हैं कि सर मैं ना इस घर पे मैंने लोन लिया हुआ है तो मेरे को इंटरेस्ट की तो डिडक्शन मिल ही जाएगी, पर क्या मैं सर HRA की डिडक्शन भी क्लेम कर लूँ इस साल में?
ये बड़े सारे लोग मिस्टेक इनफैक्ट कर लेते हैं जब वो खुद रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उनको वो किसी से कंसल्ट नहीं करते, तो वो ये मिस्टेक कमिट कर लेते हैं कि वो दोनों डिडक्शंस को साइड बाय साइड ले लेते हैं। देखिए, पहले तो जो हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है वो कोई डिडक्शन नहीं है, वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी का एक लॉस होता है। आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम तो हो नहीं रही, इनफैक्ट आपने उसमें इंटरेस्ट पे किया है विच इज़ एन एक्सपेंस टू द हाउस प्रॉपर्टी, तो वो आपको एज एक्सपेंस एक लॉस के फॉर्म में आपकी टोटल इनकम से कम हो जाता है। नाउ, क्या आप HRA और इंटरेस्ट को एक साथ ले सकते हैं? अगर आप कट शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सुनना चाहेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। पर हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपको ये मिल सकता है। देखिए, वो कंडीशंस भी ना बड़ी लेजिटिमेट कंडीशंस हैं, उनको समझना बड़ा आसान है। मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, आपका होम टाउन देहरादून है, आपका देहरादून में कोई घर है जहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं और आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, पर आपने उसके लिए लोन लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दिल्ली में जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपने कोई फ्लैट ले रखा है जो रेंट पर है, आप उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं। इस केस में आप येस ऑफ कोर्स HRA एज वेल एज इंटरेस्ट की डिडक्शन दोनों ले सकते हैं। बट यही केस अगर चेंज कर दें, आपने अब घर ले लिया है दिल्ली में, और दिल्ली में ही आप बोल रहे हैं कि मैं इस घर पे तो सर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लेता हूँ और रेंट दिखा देता हूँ और रेंट की डिडक्शन ले लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके पास कोई और गुड रीज़न नहीं है, राइट? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने आपको एक कंडीशन समझा दी जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होंगे आपके सेम HRA से रिलेटेड, आप कमेंट में हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, आई आंसर टू देम। अब एक और पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में, पिछले 1 से 1.5 साल में मेरे सामने n नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है थ्रू माई क्लाइंट्स, विच इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी। आई एम श्योर मेरे को जितने लोग इस समय वीडियो में देख रहे हैं उसमें से कई लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते होंगे या अभी रिसेंटली करना शुरू किया होगा, और ये भी उन लोगों ने ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा पिछले बजट में इसके ऊपर कुछ टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसको लेके बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों में, बड़े परेशान रहते हैं कि सर क्रिप्टो में मैं डील कर रहा हूँ, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, क्या इसके मेरे को लॉसेज अगर मैं करता हूँ तो वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिल जाएंगे क्या? देखिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे भी अगेन, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, बट यहाँ पे मैं कट शॉर्ट आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के केस में वर्चुअल डिजिटल एसेट सिंपली सारी क्रिप्टो करेंसीज को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ अलॉन्ग विद NFTs। तो अगर आप इनमें ट्रेड करते हैं और आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, हर यहाँ पर क्रिप्टो के केस में बात एग्रीगेट में नहीं, बात हर एक सिंगल एंट्री के बारे में हो रही है कि जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं उस पर अगर आपको गेन हुआ है तो आपको सिंपली 30% टैक्स प्लस सेस देना होगा उसके ऊपर। क्या अगर सर मैं कोई लॉस कर देता हूँ तो वो सेट ऑफ हो सकता है मेरे प्रॉफिट के साथ? बिल्कुल नहीं। आपको इसमें अगर कोई भी लॉस होता है तो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, आपको प्रॉफिट पे सेपरेट टैक्स देना होगा, लॉसेस को सिंपली भूल जाइए। अगर सर मैं क्रिप्टो खरीदने में मैंने कुछ एक्सपेंसेस कर दिए हैं, मेरे वॉलेट के चार्जेस लगते हैं और भी कई सारे चार्जेस हो सकते हैं, क्या वो चार्जेस मेरे को एज डिडक्शन मिल जाएंगे? अगेन आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो। आपको कोई चार्जेस के डिडक्शन इसके अगेंस्ट नहीं मिलने वाला है। आपने जो भी गेन्स किए हैं उसके ऊपर आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना होगा प्लस सेस ऑब्वियसली। तो दैट्स ऑल अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, विच इज़ अबाउट डिडक्शंस। डिडक्शंस आई नो ऑल द टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट होता है कि डिडक्शन कहाँ पे मिलेगी सर, क्योंकि ये एक टैक्स सेविंग टूल है हमारे लिए जो कि डिफरेंट सेक्शंस के फॉर्म में हमें मिलता है। ज़्यादातर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कवर्ड होती हैं, तो चैप्टर 6 का पार्ट जो बनती है। अब सबसे पहली डिडक्शन आ जाती है सेक्शन 80C, सबसे कॉमन डिडक्शन जिसके लिए ज़्यादातर लोग टैक्स सेविंग्स करके चलते हैं। देखिए 80C में मेजरली क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि, FDRs ऑफ 5 years, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र एंड एक्सेट्रा। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं 80C के, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 80C, बट ये डिडक्शन रेस्ट्रिक्टेड है अप टू 1.5 लाख रुपीज़। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डिडक्शन पर, विच इज़ सेक्शन 80CCD, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। अब कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम में 2 सिनेरियोज बन सकते हैं।
एक सिनेरियो है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन और दूसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देखिए, अगर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे आपको डिडक्शन दो सेक्शंस में मिल सकती है। वन इज़ ATCCD 1 एंड अनदर इज़ ATCCD 1B। देखिए, जो ATCCD में आपको डिडक्शन मिलेगी वो अम्ब्रेला कवर, यानी कि आपने जितने डिडक्शन ATC में ली थी इंक्लूडिंग ऑल योर ATC कंपोनेंट्स, अगर उस 1.5 लाख रुपीज़ की लिमिट में कुछ कंपोनेंट आपका बचा है तो वहाँ पे आप जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल पेंशन स्कीम में उसको वहाँ पर एज डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो आपकी एग्जॉस्ट हो गई है, अगर नहीं भी हुई है, स्टिल आप ATCCD 1B में डिडक्शन ले सकते हैं। वहाँ पर कैपिंग 50,000 रुपीज़ की है। यहाँ पर एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप पहले अपना ATC को एग्जॉस्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ पर उसको NPS के लिए छोड़ दें। अगर आप और टैक्स सेविंग से उसको कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको NPS में कंट्रीब्यूशन के लिए तो एक एडिशनल डिडक्शन ATCCD 1B में मिल ही रही है। तो आप अपना ATC बाकी कंपोनेंट से कंप्लीट कर लें और ATCCD 1B में अपने NPS कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन ले सकते हैं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विच इज़ अंडर सेक्शन ATCCD 2। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कमिटिंग मिस्टेक। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, कर चुके हैं। कई बार मिस्टेक करने के बाद मेरे पास आते हैं और कई बार मुझसे बात करते हैं, तभी मैं मिस्टेक उनकी रेक्टिफाई कर देता हूँ। देखिए, ATCCD 2 में मोस्टली गलती वो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और उनका एम्प्लॉयर यानी कि उनकी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर PSU है उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है इन नेशनल पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर कंडीशन ATCCD 2 क्या बोलता है कि आप डिडक्शन ले सकते हो ऑफ ईदर 10% और 14% ऑफ योर सैलरी। 14% इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड 10% इन ऑल अदर केसेस। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप 14% ऑफ सैलरी, अगेन यहाँ पर कैच ये है कि जो सैलरी है दैट अगेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ योर बेसिक प्लस DA। सो आपका जो बेसिक और DA है उसका 14% आप एज डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन ATCCD 2। तो लोग यहाँ पर गलती कर क्या रहे हैं कि जितना भी उनके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है सेक्शन ATCCD 2 में वो पूरी की पूरी डिडक्शन ले रहे हैं। हालांकि ये डिडक्शन आपको पूरी नहीं मिलेगी, आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी। आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर देखना होगा और उसमें जो बेसिक और DA है उसका 14% या 10% आपको लेना होगा एज डिडक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन ATCCD। तो इसी के साथ मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। काफ़ी लंबी हो चुकी होगी ये वीडियो। तो अभी भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस अनएड्रेस रह गए हैं या जो क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए हैं उनमें आपको स्टिल कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं अपनी ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि टैक्स फाइलिंग सीज़न चल रहा है, जैसे भी टाइम लगेगा मैं आपकी क्वेरीज़ को आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर किसी वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए किसी टॉपिक पर तो उस टॉपिक पर एक नई वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तो अब एक लास्ट मेरी तरफ से एक एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस। तो मेरी एडवाइस है कि आप डेफिनेटली किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर एक किसी टैक्स प्रोफेशनल से ज़रूर हेल्प लें और अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। देखिए, दो चीज़ें होंगी, आप एक तो निश्चिंत होंगे कि आपकी जो भी रिटर्न गई है बिल्कुल परफेक्ट गई है, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। और फ्यूचर में अगर कोई नोटिसेज आते हैं या फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर की जाती है तो आपका कंसल्टेंट ऑलवेज रेडी एंड प्रिपेयर्ड होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन किस तरह से देनी है, क्योंकि उसने आपकी रिटर्न फाइल की होती है, उसको सारी नॉलेज होती है उस बारे में। तो दैट्स ऑल अबाउट इट।